जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम ठीक 10 बजे आप लोगों के बीच लोकतंत्र टीवी के प्लेटफॉर्म पे सामने आ जाते हैं। आपसे मैंने पहले से भी गुजारिश कह रखा है मेरे दोस्तों, कि आप लोगों तक हम अपनी बातें प्रतिदिन इसी तरह अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बड़ी तेजी से लाइव जुड़ रहे हैं और अपना कमेंट भी डालना शुरू कर दिया है। दोस्तों, अब प्रतिदिन हम इसी तरह से अपने स्टूडियो से आपसे मुखातिब होंगे, आपसे सीधे आप तक अपनी बात को पहुंचाएंगे और बहुत जल्द हम आपको आप अपना विचार और बात इस पर लिख सकते हैं। हम बहुत जल्द आपको सीधे लाइव अपने इस चैनल से जोड़ेंगे, आपको सीधे अपनी बात कहने का अवसर देंगे और आपकी बात सुनेंगे, आपका जवाब भी देंगे। आप अपना कॉन्टेक्ट इस पर डालते रहिए। जैसा कि आप जानते हैं मेरे दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्रा अपने इस प्लेटफॉर्म से रात 10 बजे हाजिर हो गया। बहुत सी बातें आप लोगों से करनी है मेरे दोस्त, बहुत सी बातें आप लोगों से करनी है और बहुत सी बातें आप लोगों से सुननी है, आपसे जाननी है। और सबसे इसीलिए मैंने आज अपनी टाइमलाइन पे डाला था मेरे दोस्तों, बहुत सीधी सी बात, सीधा सवाल, आप कल किसको वोट करेंगे? कल मेरे ख्याल से उत्तराखंड में चुनाव है, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में चुनाव है और शायद गोवा में भी चुनाव है। पहले चरण में ही सब जगह का चुनाव हो जाएगा, सिर्फ उत्तर प्रदेश को 6-7 चरणों में जो चुनाव होना है उसको छोड़ करके। यानी कल से वोटिंग शुरू हो रही है। निश्चित है, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप देश के प्रहरी हैं, देश आपका है, आपको देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, आपको देश को बचाना है नरेंद्र मोदी से। तो आपने तय कर रखा होगा कि किसको वोट करना है। मैंने आपसे पूछा कि आपको किसको वोट करना है। इसमें मेरा सवाल भी है, आपका जवाब भी है और गुजारिश भी है, प्रार्थना भी है, विनती भी है। यानी हम जानना चाहते हैं, आपसे पूछ भी रहे हैं, आपको बता भी रहे हैं, आपसे कह भी रहे हैं, आपसे विनती भी कर रहे हैं कि कल आप किसको वोट करेंगे। तो दोस्तों, अगले 7 मार्च को चुनाव खत्म होने तक आप इस प्लेटफॉर्म से हमसे रोज 10 बजे मुलाकात कर सकते हैं। मेरी कोशिश ये होगी कि जल्द से जल्द आपको भी अपने बगल में देखूं लाइव। आप अपने घर पे होंगे, लेकिन आपको मैं अपने बगल में बिठाकर आपसे सवाल करूंगा, आप मुझसे सवाल करोगे और मैं आपका जवाब दूंगा, तो वो भी होगा। तो दोस्तों, आज मैंने सीधी सी जो बात लिखी थी कि आप किसको वोट करेंगे, आपसे प्रार्थना, आपसे विनती, हाथ जोड़कर विनम्र, बहुत विनती से कि अधिक से अधिक इसे शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि जो बातें, जो चीज़ें, जो
मैं आप तक पहुंचाता हूं, वो आपको मीडिया से, सोशल मीडिया से या कहीं से भी नहीं मिलेगा। मैं वो बातें आपको बताता हूं जो न्यूज़ चैनल्स या सोशल मीडिया से जो आप तक पहुंचता है, उसके पीछे का खेल क्या होता है। तो अब शुरुआत करते हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आपका अभिनंदन करते हुए, आपका स्वागत करते हुए मैं मनमोहन मिश्रा, बात और पॉइंट पे आ जाते हैं। मेरे दोस्तों, आज नरेंद्र मोदी ने एएनआई को इंटरव्यू दिया था, उसकी व्याख्या करेंगे। उसमें उन्होंने क्या क्या कहा। बहुत दिनों के बाद, बहुत प्रतीक्षा करने के बाद इस देश को किसी मीडिया वाले को बुलाकर नरेंद्र मोदी ने वोट दिया। अच्छा हुआ कि वो एएनआई की रिपोर्टर हैं। पहली बार तो उन्होंने किसको दिया था इंटरव्यू? अक्षय कुमार को। मैं सोच रहा था कि शायद अगला इंटरव्यू वो सन्नी लियोनी को देंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने एक रिपोर्टर को, मतलब बॉलीवुड की दूसरी हस्ती सन्नी लियोनी को इंटरव्यू देंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक रिपोर्टर को बुला करके उन्होंने अपनी बात रखी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और बहुत दिनों के बाद बहुत प्रतीक्षा थी पूरे देश को कि नरेंद्र मोदी कुछ बोले सवाल के जवाब में। तो आज रिपोर्टर ने सवाल भी किया और उन्होंने जवाब भी दिया। उनके जवाब क्या हैं और उन रिपोर्टर का सवाल आप खुद समझ सकते हैं, मीडिया में देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको दूसरी बातें बताऊंगा, उस जवाब के पीछे की बातें। आज कल से आप वोट करेंगे तो असली बातें मैं बताता हूं मेरे दोस्त। शुरू करता हूं कर्नाटक के विवाद से। मैं हमेशा कहता हूं कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपने राजनीति की शुरुआत दंगों में हजारों अपने ही गुजराती भाइयों की लाशों पर खड़े होकर के अपने राजनीति की शुरुआत की थी। आपको याद होगा 6 महीने पहले दंगे करवाए गए थे गुजरात में, जिसके बल पर, जिसके नाम पर वो चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते थे और फिर से मुख्यमंत्री बने थे। कोई बात नहीं दोस्तों। और ये है उनके राजनीतिक शुरुआत। जब वो प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनने से लेकर आज तक, प्रधानमंत्री बनने से लेकर आज तक जितने भी चुनाव हुए थे, सब में 3 से 6 महीने पहले कोई न कोई बड़ा आतंकवादी हमला, कोई न कोई घटना, कुछ न कुछ जरूर हुआ था। इस समय नहीं हुआ था। मैं बार बार आपको कह रहा था, मैं बार बार आपसे सलाह ले रहा था, आपको बता रहा था, आगाह कर रहा था कि कुछ न कुछ तो करना चाहिए। ये काली टोपी, खाकी और ये कुछ न कुछ खतरा तो करेगी, कोई न कोई घटना तो करेगी। मैं इंतजार कर रहा था। आखिर वो दिन भी आ ही गया। बड़ी कोशिश किया उन्होंने कैराना से आग लगाने की, नहीं लगा पाए। बड़ी कोशिश किया उन्होंने 80-20 करके या दूसरे और सगुफों के जरिए उन्होंने आग लगाने की कोशिश किया, नहीं लगा पाए। जब सारी कोशिश कर ली तो उन्होंने अंतिम कोशिश ये भी की कि अपने ही गुर्गे ओवैसी पर गोलियां भी चलवाई कि अब मुसलमान बोलेंगे। वहां भी फेल हो गए। मुसलमान समझते हैं कि ओवैसी तो उन्हीं का आदमी है, क्यों गोली चलवाएंगे, गोली क्यों चलेगी। और आप देख रहे थे कि संसद में सुरक्षा ले लो बोल रहे थे, वो तो ये चाहते हैं कि वो, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अब अगर चुनाव हो जाए और नरेंद्र मोदी कोई ऐसी घटना ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप जानते हैं वेस्ट बंगाल का जब चुनाव हो रहा था 5 राज्यों में, तो वेस्ट बंगाल का लंबा चला, तो वेस्ट बंगाल का चुनाव हो रहा था, कुछ नहीं किए तो एक नक्सली हमला करवा दिया, अपने 21 जवानों को मरवा दिया। अब आप कह रहे हैं, सोच सकते हैं कि मैं कह रहा हूं कि नक्सली हमला करवा दिया और 21 जवानों को मरवा दिया। मैं कैसे कह सकता हूं? दूसरी बात, मोदी क्यों करेंगे? तीसरी बात, क्यों ऐसा होने देंगे? होने क्यों देंगे? चुनाव के लिए, चुनाव जीतने के लिए, उनके नाम पर चुनाव लड़ने के लिए। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि
आपको भी पता है कि उनके पास पेगासस स्पाईवेयर है। आप अगर पेशाब करने जाते होंगे बाथरूम में तो वो भी उनको पता होता है। तो नक्सली हमला हो रहा होगा या हो और उनको पता ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि वो होने इसलिए दिया कि थोड़ा बहुत बंगाल में फायदा मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि बंगाल पहले से सतर्क था। कुछ लोग, जैसे मैंने देखा था, कुछ प्रशांत किशोर या ऐसे बहुत से लोगों ने, और हमारे जैसे लोग तो रोज बोलते हैं, कहते रहे थे कि कोई घटना नहीं हुई है, घटना करवाएंगे, घटना करवाएंगे, घटना करवाएंगे, करवा दिया। इसलिए उसका असर नहीं हुआ। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश और अब जो चुनाव हो रहा है उसमें करवाएंगे। मैं बोल रहा हूं, सुन रहे हैं आप, 5 साल से बोल रहा हूं, चुनाव आ गया, 5-6 महीने से बोल रहा हूं, अरे यार अब तो करवाएंगे, अब तो नरेंद्र मोदी कोई घटना, आतंकवादी हमला करवाएंगे, अब तो कहीं दंगे करवाएंगे। करवाने की कोशिश भी कर ली, फेल होते होते आखिर उन्होंने दाव चल ही दिया कर्नाटका में। आपको पता है कि कर्नाटका में जो आग लगी है उसका असर अब उत्तर प्रदेश पर भी पड़ रहा है, जिक्र हो रहा है, चर्चा हो रही है, मुद्दा बन रहा है। आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी बिना किसी घटना के चुनाव लड़े, ये हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने अपना दाव चल दिया। काली टोपी, खाकी पैंट और भगवा, ये सब ने मिलकर के साजिशें रच डाली और कर्नाटका में दंगे के हालात बना दिए। धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी। अगर ये देश आपकी चालों को कब समझेगा मैं नहीं जानता, लेकिन जब तक समझेगा तब तक तो आप फायदा उठाते ही रहो, उठा ही लो और उठाओगे ही, कोई बात नहीं। कभी तो देश को समझ में आएगा, कभी तो असलियत देश समझेगा। चलिए, तो अब सवाल ये उठता है मेरे दोस्त कि कर्नाटका में हिजाब पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं और ये बवाल उसके लिए मचा है। एक महिला अगर हिजाब पहनती है, वो हिंदू है, मुसलमान है, छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हिंदू भी हिजाब पहनते हैं, सिर्फ मुसलमान हिजाब नहीं पहनते। तो महिलाएं हिजाब पहनेंगी, अपने आप को ढकेंगी, क्या इन रंडवों को पसंद नहीं है क्या? क्यों चाहते हैं कि महिलाएं हिजाब ना पहने? हिजाब का मतलब समझ रहे हैं? जैसे मुस्लिम महिलाएं अपने चेहरे को ढकती हैं, उसी तरह से आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में 50% to 60% महिलाएं घूंघट निकालती हैं, वो भी एक तरह का हिजाब ही है। तो क्या अब हिंदुओं के घूंघट पे, महिलाओं के, मुस्लिम महिलाओं के हिजाब पे प्रतिबंध लगा करके सरकार क्या करना चाहती है? खैर, घूंघट पर उन्होंने कुछ नहीं बोला है और अब तो मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री भी कह रहे हैं कि वो मध्य प्रदेश में भी करेंगे। जानते हैं क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्हें चुनावी फायदा चाहिए, उन्हें मुसलमानों को छेड़ने का बहाना चाहिए, उन्हें हिंदू मुसलमान करने का, देश को जलाने का बहाना चाहिए। यही है नरेंद्र मोदी का चरित्र, यही है आरएसएस का चरित्र, यही है इनके गुर्गों का चरित्र और यही है भाजपा का चरित्र। आप भी यही चाहते हैं? अब सवाल उठता है कि क्या इतनी खतरनाक पार्टी को आप वोट देना चाहेंगे? यही मेरा सवाल था। आप कल किसको वोट देंगे? क्या इसी तरह से दंगा करवाने वाले को? एक अकेली महिला, एक अकेली मुस्लिम महिला सिर्फ कहिए, मुस्लिम नहीं, एक अकेली महिला का इस तरह से अपमान करने वाले को, बेइज्जत करने वाले को? वो वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि रोज ये आपके साथ घटनाएं होती हैं।
जब भी आप अपनी गली से गुजरते हैं, रात को कभी लेट अपने गलियों में आते हैं, अपने मोहल्ले में आते हैं, तो कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं। आप मोटरसाइकिल से होते हैं तब भी, आप कार से होते हैं तब भी, और दौड़ाते हैं कुछ दूर तक। ठीक उसी तरह से उस महिला को कुछ कुत्तों ने दौड़ाया, अपमानित किया। उन्हें क्या कहेंगे? आप खुद सोच के बताइए। मेरे दोस्त, मैं हमेशा कहता हूं, मैं इन मुद्दों को नहीं उठाता, इस पर भी नहीं बोलता, क्योंकि इससे उनको ही फायदा मिलता है। लेकिन मैं उन लोगों की बेशर्मी को देख करके, उन लोगों की बेगैरती को देखकर, उन लोगों के जलालत को देखकर शर्म आने लगी कि ये कौन है। तो मुझे याद आया, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं मेरे दोस्त, मुझे याद आया कि जब अंग्रेज यहां आए थे तो दुनिया, भारत की न जाने कितनी लाखों लाख महिलाओं का यौन शोषण करके, बलात्कार करके, जबरदस्ती अपने घरों में रखकर, रखैल बना करके वेश्यालय तक स्थापित किया। सारे वेश्यालय अंग्रेजों ने स्थापित किया है, आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सारे जहां जहां भी कंटोनमेंट थे वहां वेश्यालय की स्थापना की गई, अपने घरों में रखैल बनाकर रखे। जब वहां अंग्रेज यहां आए थे तो अपनी बीवियों को नहीं ले, वैसे भी वो शादी वादी तो करते नहीं, लेके नहीं आए थे मेरे दोस्त। और उनसे बहुत से नाजायज बच्चे पैदा हुए। जब 1947 में अंग्रेज यहां से भागने लगे, जाने लगे, तो किसी को लेके नहीं गए। यहां जो उन्होंने नाजायज औलादें पैदा की थी उनको लेके नहीं गए। यहां जो रखैल बनाकर जिनको रखा था उनको भी नहीं लेके गए। यहां जो वेश्यालय बसा रखा था उनको भी लेके नहीं गए। उनमें से पैदा होने वाले बच्चे आज इस तरह कर्नाटक में इस तरह की हरकत कर रहे हैं। अगर सीधे बात कही जाए तो वो उन्हीं अंग्रेजों की नाजायज औलादें हैं जो अपने ही देश को अपमानित कर रहे हैं, अपने ही संप्रदाय को, अपने ही धर्म को, और कम से कम इतनी बड़ी इंसानियत धर्म को अपमानित कर रहे हैं। एक हिंदू, एक इंसान कभी किसी महिला का अपमान इस तरह से नहीं कर सकता जिस तरह से ये अंग्रेजों की नाजायज औलादें कर रही हैं, और उस पर सवाल उठा रही हैं। मैं उस मंत्री से पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश का शिक्षा मंत्री, कि क्या घूंघट पे भी बैन लगाएंगे? खैर, किस किस चीज पर बैन लगाएंगे? चलिए, इसको बहुत ज्यादा मुद्दा नहीं बनाएंगे, क्योंकि इससे फायदा उनको होता है। वो यही चाहते हैं कि इस पर बात हो, इसलिए हम बात नहीं करेंगे। इतना बताकर ही खत्म करेंगे इस बात को। बहुत सी बातें आपसे करनी है कल के लिए, इस बात को यही खत्म करेंगे, छोटा सा बात बता करके कि इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना। और मैं समझता हूं अब ये कामयाब नहीं होंगे। अगर ये चाहते हैं कि कर्नाटका को, अब आप ये समझिए, मैं एक बात बताऊं, उत्तर प्रदेश में ये दंगा करवाने में असफल रहे, आतंकवादी हमले करवाने में असफल रहे, पाकिस्तान से गोले बरसवाने में असफल रहे, सब कुछ करने में असफल हो गए, तो इन्होंने कर्नाटक को चुना। तो कर्नाटक क्यों? गोवा में करवा नहीं सकते, पंजाब में जा नहीं सकते, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही भाग है, वो वहां करवाने की कोशिश की, हो नहीं सका, तो उनके लिए एक और पड़ोसी राज्य में इस तरह की अब तमिलनाडु में कर नहीं सकते, केरला में कर नहीं सकते, आंध्रा में कर नहीं सकते, तेलंगाना में कर नहीं सकते, महाराष्ट्र में कर नहीं सकते, गुजरात में कर नहीं सकते। करने के लिए मिला कर्नाटक, तो कर्नाटक को बरगलाया गया। इन चड्डी वालों ने, इन भगवा वालों ने, दलालों ने बरगलाया और अपने मंसूबे में कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। होंगे नहीं तो मैं मुसलमान भाइयों से भी
हिंदू भाइयों से भी, सबसे जो हिंदू हैं, अब जो अंग्रेजों की नाजायज औलादे हैं, जो कुत्ते की तरह उस एक महिला को इस तरह अपमानित कर रहे हैं सड़क पर, उनसे मैं क्या कहूंगा, वो तो हिंदू है ही नहीं। तो मैं हिंदू मुसलमान देश के सभी नौजवान सभी से यह अनुरोध करता हूं कि इनको नाचने दो, कुछ नहीं कर पाएंगे ये। अब इनका अंत आ गया है, अब इनको लोग समझने लगे हैं मेरे दोस्त। आगे चलते हैं तो इस मुद्दे को यहीं तक छोड़ते हैं मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अब रोजगार और व्यापार की मंदी के कारण भी लोग आत्महत्या करने लगे हैं। और जो सबसे, नरेंद्र मोदी के अनुसार जो सबसे विकसित राज्य है उत्तर प्रदेश, वहां के हालात अभी अभी मेरे ख्याल से कल या आज जो भी घटना हुई हो, एक परिवार मंदी से तंग आकर, परेशान होकर, व्यापारिक रूप से परेशान होकर परिवार सहित आत्महत्या करने की कोशिश की। पत्नी मर गई, वो अभी जिंदा है, पता नहीं चलिएगा कि मरेगा। ये हालात हैं देश के, ये देन है नरेंद्र मोदी की। किसान तो आत्महत्या कर ही रहे थे, उनकी कोई गणना ही नहीं थी। किसान तो 700 किसान दिल्ली सड़क पर शहीद हो गए, उनकी कोई गणना नहीं, कोई पूछ नहीं थी। तो मेरे दोस्त, आप कल वोट किसको करोगे? क्या पूरे देश को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने वाले भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और गुजराती चोरों को? मैं सारे गुजरातियों की बात नहीं कर रहा हूं, चोर गुजरातियों को। किसको वोट करोगे? क्या आप किसानों के हत्यारों को वोट करोगे? 700 किसान दिल्ली की सड़क पर बैठकर शहीद हो गए। कुछ लोगों ने आत्महत्या करने का नरेंद्र मोदी के नाम से पत्र लिखकर भी आत्महत्या की। अगर आम आदमी जैसा कानून होता भारत में एक, तो कम से कम नरेंद्र मोदी तो जेल में होते, लेकिन वो आनंद ले रहे हैं सेंट्रल विस्टा में 8,500 की हवाई जहाज में, करोड़ों के BMW और मर्सिडीज में। क्या कर रहा है उनका कानून? क्या कर लेगा उनका? 700 किसान मारे गए। तो क्या आप किसानों के हत्यारों को वोट दोगे? ये सवाल आपसे है। क्या आप देश बेचने वाले को वोट दोगे? देश का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो नरेंद्र मोदी ने बेचा नहीं हो, और ढूंढ रहे हैं, ढूंढ के निकाल रहे हैं कि कहीं से कुछ और बेचने के लिए मिल जाए। क्या ऐसे आदमी को वोट दोगे जो देश, अब आप अपने गांव से ही समझ लीजिए कि आप किसको वोट दोगे। गांव का सबसे आवारा, सबसे घटिया, सबसे नाकारा आदमी माना जाता है जो अपनी जमीन जायदाद बेचता है। नरेंद्र मोदी देश की जायदाद, देश की जमीन और देश को बेच रहे हैं। क्या उसको वोट दोगे? उसके नाम पे वोट दोगे? कल आपको तय करना है। नरेंद्र मोदी को वोट देने का मतलब है मेरे दोस्त, इस देश को गुलाम बनाना, इस देश को तबाह करना, इस देश को अमेरिका और चाइना के हाथ बेच देना। वोट देने से पहले आप सोच लेना। अगर आप किसान की हत्या को भूल भी जाएं तो देश बेचने वाले को दोगे, देश बेचने को भूल जाएं तो किसानों को मारने वाले को दोगे। किसको दोगे? भूमि अधिग्रहण जब आए थे पहली बार, आते ही 15 में ही शायद इन्होंने शुरू कर दिया था। भूमि अधिग्रहण के जरिए किसानों से जमीन छीनने वाले को वोट दोगे?
जब वहां सफल नहीं हुए तो किसान बिल के जरिए किसानों की जमीन छीनने वाले को वोट दोगे? किसको वोट दोगे? ये बहुत बड़ा सवाल है मेरे दोस्त, और इसका जवाब देना पड़ेगा। आपका, मैंने पहले भी कह चुका हूं, आपका वोट तय करेगा कि देश गुलाम होगा कि देश आजाद रहेगा। आप जिसको भी वोट देना चाहें, लेकिन अगर आप राष्ट्र प्रेमी हैं, अगर आप देशभक्त हैं, तो भारतीय जनता पार्टी या उनसे लगी बुझी पार्टियों को किसी भी कीमत पे वोट नहीं देंगे। और कुछ ऐसी पार्टियों को भी जाति, धर्म, भाई बंद सब कुछ भुलाकर कुछ ऐसे लोगों को भी वोट नहीं देंगे जो बाद में उनके ही खाते में जाए। ओवैसी को वोट देने का मतलब बीजेपी को वोट देना। बसपा, बहुजन समाज पार्टी यानी बहन मायावती को वोट देने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना। बाकी तो खुल करके उनके साथ हैं, उनको वोट देने का मतलब है देश को तबाह करना, बर्बाद करना, देश को बेचना, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आज उस बात पर आते हैं मेरे दोस्त, आप उसी बात से आप समझ जाएंगे कि आपको किसको वोट करना है। नरेंद्र मोदी से एनआई के पत्रकार ने पूछा कि भाई यहां से वहां, वहां से वहां ये पार्टी में लोग कर रहे हैं, उस पर क्या असर पड़ेगा? तो उन्होंने कहा आने जाने वाले को यूपी में ने नकार दिया है। आने जाने वाले को यूपी ने नकार दिया है। अब मेरा सवाल नरेंद्र मोदी जी से है कि मोदी जी, आपकी पार्टी के 90% भारतीय जनता पार्टी, बस कुछ वही रंडवे और दलाल जो पहले के थे वो हैं, बाकी 90% जो अपने आप को जनसंघी कहते कहते उम्र चली गई, मरने की कगार पे आ गए, उनको छोड़कर 90%, लिख कर रख लीजिए, 90% भारतीय जनता पार्टी आने जाने वालों से बनी है। तो नरेंद्र मोदी जी, आप कहीं लोगों को इशारा तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मैं जानता हूं कि आप चाहते हैं कि योगी जी, आप योगी जी को राजनीति से बेदखल करना चाहते हैं, राजनीतिक खात्मा करना चाहते हैं। आपको सबसे खतरा योगी जी से लगता है। तो क्या यह बयान उसी के आधार पर तो नहीं? आपका यह कहने का अर्थ यह है कि आने जाने वाले को यूपी से नकार दिया तो 90% भारतीय जनता पार्टी में आने जाने वाले लोग ही हैं, कांग्रेसी, सपा, बसपा, पता नहीं कहां कहां से सब बाहर गई हैं। इसका मतलब आप उत्तर प्रदेश को कह रहे हो कि वोट मत देना आने जाने वालों को। चलिए, आपके इस समझदारी को कितनी गंभीरता से यूपी वाले, उत्तर प्रदेश वाले लेते हैं ये मैं नहीं जानता, या पूरे देश वाले लेते हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन लेना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी, यो मस्त, आशीर्वाद है आपको, आपकी बातें लोग सुने, आने जाने वाले को वोट मत करें, यानी 90% भारतीय जनता पार्टी को वोट मत करें। आपने ही कहा। आगे, किसानों को रौंदने वाले को, किसानों को रौंदने वाले, जो किसानों को रौंद दिया, रौंद कर मार डाला, उनके समर्थन में आज भी नरेंद्र मोदी खड़े हैं। एएनआई के जवाब में कह रहे हैं कि कोर्ट अपना काम कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, करेगा। यानी मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं होती एज ए पार्टी स्तर पे। टेनी को निकाल भी सकते थे, बहुत कुछ बवाल नहीं होता, बहुत कुछ घटने वाला, और टेनी के रहने से ये मुद्दा बना रहा और उससे वोट कटेगा, वोट लोग उनसे दूर जाएंगे, ये नरेंद्र मोदी जानते हैं। लेकिन टेनी को नहीं हटाने का निर्णय सिर्फ इसलिए लिया गया है कि योगी का पत्ता काटना है। इसे कहते हैं राजनीति, एक खतरनाक राजनीति, एक व्यापारी का राजनीति, एक गुजराती
नरेंद्र मोदी ने ही कहा था कि मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है। तो एक व्यापारी का राजनीति, एक गुजराती का राजनीति, एक खतरनाक खिलाड़ी की राजनीति। टेनी को इसलिए नहीं हटाया कि योगी को मिटाना है, पूरी राजनीति से ही। तो दोस्तों, आपको सावधान रहना चाहिए नरेंद्र मोदी की राजनीति से। बोलो। तो दोस्तों, सावधान रहना चाहिए नरेंद्र मोदी की राजनीति से। और सावधान रहना पड़ेगा। तो किसानों को रौंदने वाले पार्टी, मतलब किसानों को रौंदने वाले पार्टी को आप वोट देंगे, या किसानों को रौंद डालने वाले, मार डालने वाले, कुचल कर मार डालने वाले को आप वोट देंगे? और नरेंद्र मोदी तो खुला, अब दोनों बातें हैं। अब ये सब कुछ नरेंद्र मोदी इसलिए कर रहे हैं कि निपटाना है योगी जी को। आगे थोड़ा चलते हैं मेरे दोस्त। बीजेपी, नरेंद्र मोदी ने एएनआई के जवाब में ही कहा मेरे दोस्त कि बीजेपी सभी 5 राज्यों में चुनाव जीतेगी। अच्छी बात है, बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है नरेंद्र मोदी जी। लेकिन एक बात बताऊं, नरेंद्र मोदी ने यह मजाक किया है अपने साथ, या अपने लोगों के साथ मजाक ही उड़ाया है। और चलिए ठीक है, नरेंद्र मोदी जी, आपका कहना है कि बीजेपी 5 राज्यों में चुनाव जीतेगी, मैं भी मान लेता हूं। अगर 5 राज्यों में चुनाव नहीं जीतती तो आप इस्तीफा देंगे? आप बताइए। हार की जिम्मेदारी आप लेंगे, क्योंकि स्टार प्रचारक तो आप ही हैं। कहीं कोई मुख्यमंत्री का चेहरे पर चुनाव तो लड़ा नहीं जा रहा है। आप कब किस चपरासी को मुख्यमंत्री बना दोगे? वो चपरासी नहीं, उसकी क्वालिटी है। वो वही पूंछ हिलाने वाला जो हमेशा हिलाता रहता है, वो उसको आप मुख्यमंत्री बनाओगे। और कम से कम योगी जैसे को तो किसी भी कीमत पे आप नहीं बनाओगे। तो चलिए, अगर आप मतलब हार की जिम्मेदारी, जीतने का दावा ठोक रहे हो तो हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए आपको। तो अगर 5 राज्यों में चुनाव हार जाते हो तो क्या इस्तीफा दोगे? मेरे इस भाग को, लाइव भाग को आप संग्रहित करके रख लेना। ऐसा होगा नहीं, ऐसा होने वाला नहीं है, होने का सवाल ही नहीं उठता। ये तो बस मैंने कहा है। तो नरेंद्र मोदी ने आज भी दावा किया कि 5 राज्यों में चुनाव बीजेपी जीतेगी। सभी दावा करते हैं। वैसे इस बार नरेंद्र मोदी ने अपने आप पे ही जुमला कस दिया, दूसरों पे नहीं। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने एएनआई के कहने पर, एएनआई पत्रकार के पूछने पर एक जवाब में कहा कि मैंने देश हित में कृषि कानून वापस लिया। अच्छा, देश हित में कृषि कानून वापस लिया 700 शहीद होने के बाद। तो कानून आपने बनाया क्यों? और बनाया 700 लोग शहीद होने तक इंतजार क्यों किया, जब देश हित में वापस लेना था? तो बनाने का अपराध आपने किया। 700 किसानों की हत्या आपके सर पे है। आपको कौन सी सजा होनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी? आप तय करोगे या देश तय करेगा? वैसे एक बात समझ लो, जनता बड़ी खतरनाक होती है।
जिस तरह, जाने दीजिए, जनता, बस इतना ही कह देता हूं, जनता बड़ी खतरनाक होती है, दौड़ा दौड़ा के मारती है जूतों से। और आपके भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही पिट रहे हैं जूते से दौड़ा दौड़ा के। आप भी जाके देखो, इस बार तो वर्चुअल रैली हो गई, आप कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी, थोड़ा जाके देखो।